नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि लोनी के अंदर एक शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस शहरीकरण के बढ़ने के साथ साथ कुछ समस्याएं भी हैं। और इस शहरीकरण में ऑक्सी होम, भारत सिटी, दिल्ली 99 का बहुत बड़ा लोनी के अंदर रोल है। लेकिन पिछली कुछ सरकारों के द्वारा या पिछले कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा इन लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। ये वो लोग हैं जो बाहर, मैं कह रहा हूँ कि पूरे भारत से लोग यहाँ पर आकर अपने आशियाने बनाए हैं, अपने घोंसले बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को अनदेखा किया गया। यहाँ के लोग हैं, उनसे जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे। जी नमस्कार, आपका सर। नमस्कार जी। और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले तो हम। देखिए, नाम मेरा अनवर बेग जी। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी जी एज ए आर्मी ऑफिसर। जी मैं ऑक्सी होम में रहता हूँ। जी जी और ऑक्सी होम में का माहौल देखकर आगे जो मुझसे आप बात करेंगे मैं उसका जवाब दूँगा। जी जी लेकिन मैं जिस माहौल से आया हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी 34 साल जी इस देश की खिदमत के लिए दी है, जी और मैंने वहाँ पर जो माहौल देखा है, जो वहाँ का भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो एक थाली में हम खा के निकले। अगर मैंने मस्जिद में अजान पढ़ी है तो मंदिर में आरती की थाली भी मैंने अपने हाथों से घुमाई है, जहाँ हमें ये पता नहीं था कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, नहीं सीखा मैं एक सवाल ही आपसे पूछना चाहूँगा, रोकना चाहूँगा। जब आपने ऐसी बात की, चुनावी माहौल भी है, एक वर्तमान सरकार में या वर्तमान सरकार में कुछ लोग कहीं ना कहीं अब भी विकास की बात ना करके धर्म की बात कर रहे हैं। बाकी सब आप छोड़ दो, यहाँ के मुख्यमंत्री तक ने एक बयान दे दिया 80-20 का, यानी कि कहीं ना कहीं तोड़ने की बात है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ी बात में बहुत कुछ कहूँगा। हमारे पड़ोसी देश, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, उनकी हमेशा ये कोशिश रही कि हमारे मुल्क में, इस प्यारे हिंदुस्तान में, आपस में हिंदू मुस्लिम में फूट डाले और हमें कमज़ोर करके वो हम पे अपनी ताकत आजमाएं और कामयाब हों। मेरा मतलब कहने का, ISI जो पाकिस्तान की एजेंसी थी, वो ये काम करती थी कि यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों को बहका कर या कुछ हिंदू भाइयों को भी बहका कर आपस में फूट डालती थी, ताकि ये मुल्क, ये देश कमज़ोर हो और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो। तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने मुझसे जो क्वेश्चन दिया, आप मुझे मौका दें, तो आज जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि 80-20 का मतलब सिर्फ यही है, जो काम ISI करती थी वो अभी की गवर्नमेंट उस काम को कर रही है, ताकि हमें फूट डाल रही है, हमें बांट रही है। और एक बात और पता हो, जी जी, मैं कारगिल का वार मैंने देखा है, कारगिल के वार में मैं शामिल था, और जब पाकिस्तान की गोली आई थी, आज भी मेरी टांगों पे निशान है। उसने नहीं पूछा था कि तू अनवर बेग है या राम सिंह है, जी जी। उसको ये पता था कि एक हिंदुस्तानी है, और आज हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान का बंटवारा कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज की गवर्नमेंट, मैं किसी नेता का, किसी का, ना मैं राजनीतिज्ञ हूँ, ना मुझे पॉलिटिक्स आती है, मैंने इस हिंदुस्तान से प्यार किया है। मुझे दुख होता है जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को बांटा जाता है। दोबारा आऊँगा आपके पास। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो एक राजनीति चल रही है कि फूट डालो और राज्य करो, और आज से कई सौ साल पहले भी यही बात होती थी, क्या आज भी भारत कई सौ साल पीछे ही है? एक्चुअली इसके पीछे रहने के पीछे एक ही कारण है कि हम जो मिडिल क्लास हैं, ज़्यादातर इंडिया में मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं, और उसकी वजह से होता क्या है कि हमें जो है धर्म का ठेका दे दिया जाता है कि आप जो है मिडिल क्लास वाले जो हैं धर्म का ठेका ले लें, तलवार लेकर आप दौड़ेंगे, तो उसका फ़ायदा ये उठाते हैं, पॉलिटिशियन उठाते हैं, और आपस में ही हमें सारे भाइयों को बांट देते हैं।
तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। और सब हम अगर सबसे अपने देश से मोहब्बत अगर करते हैं तो अपने भाइयों से भी मोहब्बत करेंगे। जो देश से मोहब्बत नहीं करता है वो आपस में अपने भाइयों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करेगा। अगर जो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपस में मोहब्बत बनी रहेगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। दुश्मनों की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे देश के ऊपर आंखें उठाकर देखें। जो अपने निजी फ़ायदे के लिए आपस में भाइयों को जो लड़ाते हैं, टकराते हैं, उनको भी पता है कि ये हमारा सिर्फ फ़ायदा हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। उनको भी ये समझना होगा। मैं एक क्वेश्चन और बेग साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है और खुल के की जा रही है। गृह मंत्री जी पहुँचते हैं तो कह रहे ना पहुँचते, उन्हें उत्तर प्रदेश में कोई और विधानसभा नहीं मिली, केवल वहीं पे उन्होंने टारगेट किया। यानी कहीं ना कहीं एक तोड़ने की राजनीति है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये स्कूल की बात, शिक्षा की बात, हॉस्पिटल की बात नहीं करते और ना ही हॉस्पिटल और स्कूल का विजिट करते हैं, मंदिर और गुरुद्वारे का विजिट करते हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये गुरुद्वारे या एजुकेशन, स्कूल या हॉस्पिटल की बात तब करेंगे जब इस पे इन्होंने काम किया होगा। और जब आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि मैंने क्या किया, तो आप कौन सी बात करेंगे? जनता के माइंड को भाप लेंगे भटकाने के लिए कि हमने वोट, हमें कैसे मौका मिले, ताकि हिंदू मुस्लिम में बांट दो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो और माइंड वॉश इतना कर दो कि उसको धर्म के अलावा दूसरी चीज़ दिखाई नहीं दे। आपको चाहे सिलेंडर 5,000 का हो जाए। आप मानते हैं कि बड़ी जो मीडिया है, टीवी मीडिया, जो बड़े चैनल हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं आम जनता का माइंड वॉश किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात यह है। आपने बिल्कुल जो ये क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इन राजनेताओं से पहले मैं उस मीडिया को दोषी मानता हूं जो हमारी पब्लिक को बहका रही है, सच्चाई हमारे सामने नहीं ला रही है। और मुझे ये कहने में कुछ भी हर्ज नहीं है कि हमारे देश के असली गद्दार, असली धोखेबाज आज की मीडिया। मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा कि इन्होंने इतना जो टीवी मीडिया, आप गोदी मीडिया कह सकते हो, मैंने किसान आंदोलन 380 दिन दिखाया, कहीं ना कहीं इतना जहर तक ये दे रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर हिंदू मुस्लिम का वो जहर उनके ब्लड तक जा रहा है। सच कहा आपने बिल्कुल। जो मैं जो आपको जवाब देता हूँ, वो बात सारी आपने ही कह दी। अफसोस होता है इस बात को जान के, इस बात को सोच के अफसोस होता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, उसको ये नहीं पता है कि मैंने जन्म हिंदू के घर में लिया है, मुस्लिम के घर में लिया है। लेकिन जब वो बच्चा चलना सीखता है और स्कूल में जाता है और फिर बोलना सीखता है, तो उसको इस बात का एहसास है कि मेरे साथ ये मुस्लिम लड़का है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। ये इसमें हमारे वो पेरेंट्स भी दोषी हैं, राजनेता तो दोषी हैं, हम क्यों बहक रहे हैं? उस बच्चे के ही दिमाग में जहर घोल दिया गया है। और इसका असर देखो मैं आपको, जो हमारे जो कहते हैं ना आत्मघाती दस्ते, जो पाकिस्तान या उग्रवादी जो तैयार करते थे, वो क्या किया जाता था? उनका माइंड वॉश कर दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ आज कल परसों लगातार आप भरते रहिए और माइंड वॉश कर दीजिए, वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में, ऐसे ही हमारे दिमाग में, लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भर दिया है। इन्हें कुछ नहीं सोच रहा है। अरे आज भी मैं कहता हूँ, मैंने मोहब्बत की है इस देश से, मैंने खिदमत की है 34 साल इस देश की। मुझे तकलीफ़ होती है जब यहाँ का माहौल देखता हूँ, मुझे दुख होता है और अंदर से दिल रोता है, लेकिन मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। जब जनता हमारी नहीं समझ रही है, हिंदू मुस्लिम में बढ़ती चली जा रही है, तो आप क्या करेंगे? इसलिए न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर इन झगड़े में पड़े रहे और अभी भी नहीं संभली जनता, तो कोई वो शक दूर नहीं है, इनके मुँह से रोटी के निवाले छिन जाएंगे। तब जब सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या? सवाल और करूँगा आपसे, पहले आपके थोड़ा सा विचार कुछ जानना चाहेंगे जी, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर लोग न्यूज़ देखना टीवी में बंद कर दें तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। राइट सबसे बड़ी मुझे तो यही लगता है, पीछे कोई भी न्यूज़ आती है वो इतना हाईलाइट कर देते हैं, उसको लगता है कि हम अभी बम गिरने वाला है। हेडलाइन भी ऐसी बनाई जाती हैं बड़ी सोच समझ कर। बिल्कुल अजीबोगरीब। और रही बात यहाँ पे, अगर यहाँ का माहौल देखते हुए जो हमें लगता है कि एक बार हमें इनको चांस देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए और सब मिल के साथ दें, मदन भैया जी को मतलब जिताना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। मौका सबको दिया जाए। हाँ, नहीं, इनको मौका दिया जाए क्योंकि हमारी ज़रूरत है आज की डेट में। क्योंकि नहीं तो वो, जैसे रंजीता धामा जी कहती हैं, बतौलेबाज। मैं बिल्कुल बोलूँगा कि वो बिल्कुल बतौलेबाज है नंदकिशोर जी।
इसलिए मदन भैया जी को एक बार दिया जाए प्रोग्राम और इनको वोट दिया जाए और ये जीतें और हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे सबसे पड़ोसी भी यही हैं, सबसे नज़दीक भी यही हैं, हम इनके पास जल्दी से जा भी सकते हैं। सही बात है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, निजीकरण के ऊपर, जो नवरत्न कंपनियां हैं वो भी बेच दी गई कगार पे। भारत में रेलवे सबसे बड़ा तंत्र था जो गरीब के बच्चे को नौकरी देता था, वो भी गया। अब बैंकों की बारी है, तो निजीकरण को थोड़े शब्दों में आप कैसे देखते हैं कि आने वाला जो ये बच्चा है, ये पीढ़ी है, ये पढ़ा लिखा युवा, ये आगे करेगा क्या? क्या क्राइम बढ़ेगा या मजदूरी करेगा? देखिए, मैं बहुत कम कहते हुए आपको इशारे में ये बताऊंगा, ये जो सब हो रहा है, और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो सब कुछ हो रहा है इस देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। निजीकरण के भी बहुत तरीके होते हैं। निजीकरण चंद हाथों में नहीं जाना चाहिए। निजीकरण वहाँ करो ना जहाँ निजीकरण का हमें फ़ायदा नज़र आता है। जब हम देख रहे हैं कि हम देश को चंद हाथों में गिरवी रखते चले जा रहे हैं, कोई कर्मी है यहाँ? नहीं। तो और दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ, ये भाई बहुत सोची समझी साजिश है। मुझे तो अब शक होने लगा अपने नेताओं पर। मुझे नहीं पता वो हिंदुस्तानी है कि नहीं है, मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत होती तो हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देते, हिंदुस्तान को बेच नहीं देते वो। मुझे शक है, अभी इन नेताओं पर शक है बिल्कुल कि पता नहीं ये भी हिंदुस्तानी है कि साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? खड़े रहिए। मैं निजीकरण पे इतना कहूँगा कि मैं एमटीएन से रिटायर हुआ हूँ जी। अभी मैंने वीआरएस लिया है जी। और दिल्ली का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से एमटीएनएल और बीएसएनएल का रिट्रेंचमेंट हुआ है एक तरह से, क्योंकि वो से वीआरएस ने कह के रिट्रेंचमेंट बोलूँगा। 1,92,000 लोगों ने वीआरएस लिया है, जिनके परिवार चल रहे थे। 1,92,000 लोग एकदम नौकरी से बाहर आ गए। और ऐसा नहीं कि जिनके 2 साल 4 साल नौकरी बची हो, ऐसे ऐसे लोग बाहर हैं जो कि 10-10 साल के वाले थे। 10 साल के लोग, यानी 50 साल की उम्र का आदमी भी आज की डेट में वीआरएस लेके घर बैठा हुआ है। तो सरकार ने उसके लिए क्या किया? अपना ही तो नहीं है कहीं एक ही टेलीकॉम कंपनी को भारत में निश्चित कर दिया जाए, बाकी अपने घर चले जाए? नहीं, अभी तो इनकी पॉलिसी ये चल रही है कि भारत में 4 टेलीकॉम कंपनियां रहनी चाहिए। पॉलिसी तो ये चल रही है, लेकिन साथ में ये ज़रूर चला कि इन्होंने अपनी सरकारी कंपनियों को इतनी बुरी तरह से घाटे में डाल दिया। कुछ इस सरकार ने, कुछ पिछली सरकारों ने, जिसने भी डाला। लेकिन आज नुकसान किसका हुआ? एक आम जनता का, एक आम आदमी का। जो डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नौकरी जनरेट करता था, रेलवे उसके बाद आता था। पहले पीएनटी हुआ करता था, बाद में टेलीकॉम बना है। तो ये सबसे ज़्यादा नौकरी जनरेट करने वाला डिपार्टमेंट, आज हालत ये हो गई कि 1,92,000 लोगों को वीआरएस लेना पड़ा। ये रिट्रेंचमेंट का एक दूसरा रूप है वीआरएस। अगर किसी कंपनी को बंद करना है तो उसको इस लायक पहुंचा दो, इस तरीके से पहुंचा दो कि आपको 6-6 महीने सैलरी नहीं दें, लोगों को डरा दिया जाए और उसके बाद उनको वीआरएस दे दिया जाए। बड़ा नाम अच्छा है वीआरएस का, लेकिन उसका सोचो ना, जिसके बच्चे भी अभी बड़े नहीं हुए, पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई हो रही है बच्चों की, लोगों के मकान नहीं बने, लोगों का फ्यूचर क्या है? लोगों ने केवल डर के मारे कि 6-6 महीने से सैलरीज नहीं मिल रही हैं, वीआरएस ले लिया। तो ये एक रिट्रेंचमेंट का एक तरीका है, और ये किसी भी सरकार के समय में हुआ हो, अंत में जनता के ऊपर बोझ पड़ा। आज की डेट में आम आदमी त्रस्त होकर के यहाँ बैठा है। 1,92,000 लोगों को घर बैठाना किसी के लिए भी बड़ी शर्मनाक बात होती है। तो जिम्मेदार तो सत्ताधारी ही माने जाएंगे ना, जो वर्तमान सत्ताधारी है, क्योंकि जो भी फैसला है वो सत्ता ने किया है। कोई एक आम आदमी तो करेगा नहीं, या कोई विधायक करेगा नहीं, वो तो सत्ता करेगी। तो सत्ता ने ही ये फैसला किया है, और सत्ता के फैसले से ही आज इतने लोग बेकार होकर बैठे हैं। और आज भी इन डिपार्टमेंट्स में नौकरी, कहना जो नौकरी कर रहे हैं, जो लोग बचे हुए हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। आज भी सैलरी नहीं मिल रही है। उनका लेटर है, अभी इस महीने की सैलरी 29 तारीख को आ रही है, जनवरी की सैलरी बीएसएनएल के अंदर जनवरी की सैलरी 29 तारीख को है। और सीएमडी बीएसएनएल ने साफ कह दिया कि पैसा होगा तो दूंगा, पैसा नहीं है तो नहीं दूंगा मैं। अब बताइए, रिट्रेंचमेंट के बाद, वीआरएस के बाद, अब ये प्राइवेट कंपनियां क्या करना चाहती हैं, सरकारी कंपनी को कहाँ खड़ा करना चाहते हैं, ये तो जो सरकार है वो बताएगी। कहीं ना कहीं जनता वर्तमान सरकार से, हमने सर्वे किया है, कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आती है। बाकी चुनावी ऊँट है, अब चुनाव का माहौल भी है, जनता कहाँ पर वोट की चोट करेगी ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। धन्यवाद।